अब आता है हमारा लेक्चर 7 का ही सेकंड पार्ट, दैट इज़ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हमने अभी पढ़ा था, ख़त्म हो गया। अब ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। अब इसमें क्या है, पहले एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ क्या होता है, वर्किंग क्या है। तो इसमें देखो कैसे काम करता है। तो ये तुम्हारा सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब इसका जो स्टेटर है दैट इज़ फील्ड फ्लक्स, उसके लिए अलग वोल्टेज सोर्स देंगे, दैट इज़ दिस वोल्टेज, इससे करंट फ्लो करेगा IF, और ये करंट हमारा फील्ड बना देगा, ठीक है, स्टेटर फील्ड, ठीक है। ये तुम्हारा परमानेंट फील्ड बनता है, कोई रोटेटिंग का सीन नहीं है, क्या है कि ये पूरा DC है, मतलब इंडक्शन मशीन नहीं है, ये DC मशीन है, यहाँ पे परमानेंट फील्ड बनता है, ठीक है। तो स्टेटर का परमानेंट फ्लक्स बन गया। अब क्या करना है, ये मोटर है, मोटर कहने का मतलब ये लोड को रोटेट करेगा, ठीक है। इसका टर्मिनल पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस वोल्टेज से एक करंट फ्लो करेगा। ये जो करंट फ्लो करता है यही तुम्हारा आर्मेचर करंट भी होता है, और ये करंट जब आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो ये एक अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स दोनों के बीच मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, और उस मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है, ठीक है। और लोड टॉर्क हमेशा अपोजिट होता है, क्यों? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ एवरी बॉडी वांट्स टू बी इन इट्स इनिशियल स्टेट। तो ये इस पर अपोजिट टॉर्क लगाता है, ठीक है। और चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस लोड टॉर्क से ज़्यादा होता है, इसीलिए रोटर इस लोड को अपने साथ रोटेट कर देता है रेटेड RPM पे, ठीक है। ये हो गया इसका वर्किंग। अब आता है फिज़िकल मॉडल, ठीक है। तो फिज़िकल मॉडल देखो, ये तुम्हारा हो गया स्टेटर। स्टेटर में हमने एक सोर्स दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हारा वाइंडिंग नेचर कुछ ऐसा है। यहाँ पे कैसे हो, यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ जो बन रहा है ये एज पर राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल क्या है? राइट हैंड कर्ल रूल देखो, कर्ल अगर इस डायरेक्शन में है तो थंब तुम्हारा बताएगा कि नॉर्थ किधर है, ठीक है। अगर ऐसे है ऊपर की ओर, मतलब नॉर्थ ऊपर की ओर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। थंब जो है ना नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अगर नीचे है तो नॉर्थ नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, स्टेटर जो है वो किसके लिए फ्लक्स बनाता है? रोटर के लिए। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम यहाँ पे ये देखोगे कि नीचे आता हुआ फ्लक्स कौन सा है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से तुम ये देखोगे कि ऊपर आता हुआ फ्लक्स कौन सा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कर्ल कैसे है, तो बस कॉर्नर देखना है, ठीक है। कॉर्नर देखो, कॉर्नर इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, कॉर्नर पे बाहर से अंदर की ओर, मतलब थंब किधर है? नीचे। कहने का मतलब नॉर्थ नीचे की ओर ट्रैवल करेगा। कहने का मतलब नॉर्थ नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है। तो अगर नॉर्थ इस डायरेक्शन में जा रहा है तो साउथ उसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो बस कर्ल कॉर्नर पे देखना है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ देखो इस कॉर्नर पे देखो बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर। थंब कैसे है? नीचे, मतलब नॉर्थ नीचे की ओर ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से नॉर्थ निकल रहा है, ठीक है। दोनों में नॉर्थ नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हमको ऊपर की ओर देखना है, क्योंकि रोटर हमारा ऊपर है, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब आता है तुम्हारा टर्मिनल। तो टर्मिनल पे तुमने वोल्टेज लगा दिया, इस वोल्टेज के अक्रॉस ये प्लस ये माइनस, ये लोड करंट, ये आर्मेचर करंट। अब ये देखो ये तुम्हारा कम्यूटेटर है, ठीक है। देखो पूरा DC मोटर और DC जनरेटर में हम लोग कम्यूटेटर ही पढ़ेंगे, ठीक है। स्लिप रिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ाया गया था कि कैसे हम लोग AC बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर जगह कम्यूटेटर ही यूज़ होगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का सेगमेंट, और उससे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ब्रश, ठीक है। जो टर्मिनल होता है वो ब्रश से कनेक्टेड होता है, और ये जो कंडक्टर होता है वो कम्यूटेटर का सेगमेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखो एज पर दिस सोर्स इधर से करंट गया, इस ब्रश में गया, ये ब्रश तुम्हारा कम्यूटेटर B से है अभी इस इंस्टेंट पे। तो ऐसे करंट गया, ऐसे इस कंडक्टर में इधर आया और इधर से इंटर किया। इधर से कहाँ गया? अंदर घुसा, मशीन के अंदर घुसा, इसीलिए क्रॉस, इन्वर्ट करंट को क्रॉस देते हैं। और अगर इधर से अंदर घुसा है तो उसका दूसरा छोर यहाँ पे है, तो इधर से बाहर आएगा। बाहर मतलब बाहरी दुनिया में आ रहा है, मतलब आउटवर्ड करंट, आउटवर्ड करंट मतलब डॉट, ठीक है। ये तुम्हारा इस सेगमेंट में आया, इस सेगमेंट से फिर इस ब्रश में आया और इधर से बाहर आ गया। तो ये देखो मशीन से बाहर इस
डायरेक्शन में आ रहा है, कहने का मतलब ये तुम्हारा डॉट होगा, ठीक है। अब डॉट क्रॉस हो गया तो तुम क्या करो, राइट हैंड कर्ल रूल से तुम इसका फ्लक्स बना लोगे, दैट इज ये डॉट है तो डॉट में कैसे होता है, ऐसे, ये कर्ल मतलब ऐसे फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा, रोटर से बाहर निकलता हुआ फ्लक्स हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो अगर बाहर कहाँ से निकल रहा है, इधर से, दैट इज़ इसका नॉर्थ यहाँ होगा, क्रॉस है तो क्रॉस पे ऐसे लगता है, ऐसे कर्ल बनता है, कहने का मतलब ऐसे रोटर से बाहर निकलता हुआ, तो बाहर किधर निकल रहा है, इधर, तो रोटर का नॉर्थ इधर हो गया और स्टेटर का साउथ इधर हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन किधर लगेगा, ये नॉर्थ इधर खींचा हुआ आएगा, क्यों, क्योंकि स्टेटर मूव नहीं कर सकता, सिर्फ रोटर मूव कर सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क देखो ऐसे लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, इसी डायरेक्शन में रोटेशन भी है, ठीक है। एक और तरीका है रोटर के रोटेशन को पता करने का, ठीक है। कैसे करेंगे, दैट इज़ तुम यहाँ पे देख लो, नॉर्थ है तो नॉर्थ के लिए देखो, इसमें हमें पता है क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड पाम हो गया, इस पर हमें क्या रिसीव करना है, स्टेटर का नॉर्थ, ठीक है। तो स्टेटर का नॉर्थ ऐसे कर दो, ठीक है। करंट तुम्हारा इधर डॉट है, डॉट मतलब 4 फिंगर मेरे चेहरे की ओर, दैट इज़ कुछ ऐसा। तो थंब किधर दिखा रहा है, थंब तुम्हारा दिखा रहा है क्लॉकवाइज को बता रहा है, तो मतलब क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज तो है, सही है, ठीक ना। तो ये भी एक तरीका है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पता करने का, ठीक है। अब आता है कंक्लूजन, दैट इज़ इस इलेक्ट्रिकल मॉडल से हम लोग क्या क्या समझते हैं। तो लोड करंट ये तुम्हारा आर्मेचर करंट है, ठीक है, ये तो सेम ही है। फ्लक्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन फील्ड करंट, ठीक है, तो ये तो पढ़े ही थे, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड दोगे उतना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनेगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए, ठीक है, और इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल टू ई ए, दैट इज़ V माइनस आई आर ए। टर्मिनल वोल्टेज कैसे हुआ, तो देखो ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये बड़ा है, इधर से करंट आया, कुछ लॉस हुआ, उसके बाद ई ए बना, तो ई ए छोटा होगा, तो V इज इक्वल टू ई ए प्लस दिस लॉस, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही है, V इज इक्वल टू ई ए प्लस रजिस्टिव लॉस, ठीक है। तो ई ए को इधर लेते आओगे तो ये बन जाएगा। अब ई ए क्या होता है, ई ए इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, जनरेटर में जब हम लोग प्राइम मूवर के मदद से इसको घुमाते हैं तो फ्लक्स कटिंग होता है, उस फ्लक्स कटिंग के कारण यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये ईएमएफ एक करंट फ्लो करवाता है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब इस डायरेक्शन में हमारा है क्या प्रेजेंट में, तो हमारा एक सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई भी वोल्टेज सोर्स है, लेकिन ये ईएमएफ एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों, क्योंकि ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन अभी प्रेजेंट में क्या है, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये ईएमएफ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ, ठीक है। साथ ही साथ चूँकि ये मोटर है तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स कटिंग तो हो ही रहा है ना भाई, फैराडे लॉ तो सेट, मतलब फ्लक्स कटिंग होगा तो फैराडे लॉ आएगा, और फैराडे लॉ ही कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कि इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है। अब चूँकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, इसीलिए इसका करंट डोमिनेट नहीं कर पाता है और एक्चुअल में यही करंट फ्लो करता है, लेकिन बैक ईएमएफ ये प्रोड्यूस कर देता है, मतलब मशीन को कभी बंद करोगे तो एक तुम्हें झटका फील हो सकता है, ठीक है। तो यही है पूरा बैक ईएमएफ का कहानी। ये ईएमएफ देख लो, यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा डॉट बना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोलैरिटी चेंज करेगा, तभी तो करंट अपोजिट फ्लो करेगा ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोटर में क्या होता है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हारा टर्मिनल तक पहुँच ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक ना। ये कब पहुंचता, जब ये बहुत कम वैल्यू का होता, मतलब इम्पॉसिबल, ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही इससे तो ये इंड्यूस हो रहा है और फिर इससे इधर आ रहा है, तो पूरा इम्पॉसिबल केस है। लेकिन ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये करता क्या है, ये हीट लॉस में डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोटर में हमारा लॉस होता है। अब आता है रोटेशन। तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल दिए, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू ई अपॉन के डैश फाइव, ठीक है। के डैश का वैल्यू ये है, के डैश तुम्हारा मशीन कांस्टेंट था, दैट इज़ अगर तुम रोटेशन को आरपीएम में लिखते हो
तो ये फॉर्मूला लिखोगे। अगर तुम रेडियन पर सेकंड को लिखते हो तो ये के डैश तुम्हारा रेडियन पर सेकंड के लिए था, आरपीएम के लिए के था, ठीक है। एन क्या होता है, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर, ठीक है। आर ए तुम्हारा आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये सब मिल गया। पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, तो ये सब हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो टॉर्क होता है पावर अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पावर अपॉन स्पीड निकालोगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर में ये होता है, ठीक है। कहाँ से डिराइव हुआ तो देख लो, पावर को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो के डैश और फाई जो है कांस्टेंट ही होता है, क्यों, क्योंकि के डैश तुम्हारा मशीन कांस्टेंट होता है। अब देखो के डैश में होता है क्या, पोल्स, जेड, 2 पाई, पैरेलल पाथ, तो ये सब तो भाई एक बार मशीन बन गया तो चेंज होने वाला नहीं है। एक्साइटेशन हम लोग कोशिश करते हैं कांस्टेंट ही रखने का, एक्साइटेशन हम लोग चेंज करते नहीं हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गया। तो टॉर्क तुम्हारा किस पे डिपेंड होता है, आर्मेचर करंट पे। कहने का मतलब टर्मिनल से तुम जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज़्यादा टॉर्क तुम्हें शाफ्ट पे मिलेगा, दैट इज़ दिस टॉर्क। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उतना ज़्यादा मिलेगा जितना ज़्यादा ये करंट होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। दैट इज़ क्या कि मान लो तुम एक मोटर, डीसी मोटर मार्केट से ख़रीद के लाए, ठीक है। अब तुमको फैक्ट्री में मान लो एक तो कन्वेयर बेल्ट चलाना है, या फिर एक तो पंखा चलाना है, या फिर एक तो एसी का कंप्रेसर चलाना है, तो तुम कैसे पता चलाओगे कि क्या क्या चीज़ हम इस मोटर से चला सकते हैं। तो भाई उसके लिए तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ उस मोटर के नेम प्लेट पे जो वैल्यू, मतलब वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस, पावर, टॉर्क, ये सब लिखा हुआ है, उसको हमें एज अ ग्राफ के फॉर्म में पढ़ना होगा कि एक चीज़ चेंज करेंगे तो दूसरे पे क्या असर आएगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा ये मोटर है और इससे हम ये चीज़ का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ का लोड को ये स्टेबली रन कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब जनरेटर में 2 ही कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन डीसी मोटर में 5 ठो कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। दैट इज़ ई ए वर्सेज आई ए। फाई दैट इज़ ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर फ्लक्स, फिर टॉर्क, फिर स्पीड, फिर आर्मेचर करंट, यही है, ठीक है। अब देखो डीसी मोटर का टारगेट क्या होता है, डीसी मोटर का टारगेट होता है हमारा स्पीड, ठीक है। मतलब कितना रोटेशन वो परफॉर्म कर रहा है, हमारा मेन टारगेट वही है, ठीक है। उसके लिए हमें कितना वोल्टेज देना है, कितना करंट देना है, वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। तो मेन टारगेट है हमारा स्पीड, ठीक है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज़ ऑलवेज अप्लाई रेटेड वोल्टेज टू मोटर एंड स्पीड इज़ द फाइनल डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कहने का मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक तुम पढ़ोगे तो तुम्हें फाइनली स्पीड तक पहुंचना है। तो मान लो तुम ये चीज़ पढ़ रहे हो तो फिर इस करंट से इसको रिलेट करके तुम स्पीड पता लगाना होगा, मतलब 2-3 कैरेक्टरिस्टिक कंबाइन करोगे तब जाके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन पे पहुंचोगे, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि हमेशा रेटेड वोल्टेज ही अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो हमेशा रेटेड वोल्टेज ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ ई वर्सेस आई ए। ये क्या है, तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि तुम्हारा बैक ईएमएफ काउज कर रहा था, और ये होता क्या है, बेसिकली ये ड्रॉप होता है जो कि हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। आई ए क्या है, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट बोलने का मतलब डीसी मोटर को हमने जो सप्लाई दिया था उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये तुम्हारा ईएमएफ इक्वेशन है, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वेशन तुम्हारा करंट पे डिपेंड करता है। अगर आर्मेचर करंट को बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ठीक है। तो ये देखो करंट को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वोल्टेज घटते जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, दैट इज़ कांस्टेंट। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये IARA ड्रॉप, दैट इज़ ये स्लोप नेगेटिव आएगा, तो यही चीज़ है। स्लोप होता क्या है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई क्या है, वोल्टेज और करंट, दैट इज़ रेजिस्टिव ड्रॉप, ठीक है। तो देखो करंट जैसे तुम आर्मेचर करंट बढ़ा रहे हो तो ईएमएफ का वैल्यू घटते जा रहा है, ठीक है। ये ईएमएफ था क्या, ये बेसिकली बैक ईएमएफ था जो कि ड्रॉप के फॉर्म में वेस्ट हो रहा था। तो अच्छी बात है, आर्मेचर करंट बढ़ाओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ घटेगा। दूसरा आता है तुम्हारा
फ्लक्स वर्सेस आर्मेचर करंट। तो देखो फ्लक्स जो है ये तुम्हारा सेपरेटली एक्साइटेड है, तो आर्मेचर करंट और फ्लक्स का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इसको अलग वोल्टेज सोर्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, करंट को बढ़ाओ घटाओ फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टेटर में अगर फील्ड को बढ़ाओगे घटाओगे तो फ्लक्स कम या ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ये नीचे हो जाएगा अगर तुम फील्ड करंट को चेंज करते हो, ठीक है। लेकिन IA पे डिपेंड नहीं करता है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ ये होता है, पहले डिराइव किए थे। ये चूँकि कांस्टेंट है तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कहाँ गया डायग्राम, ये अगर यही तो आर्मेचर करंट होता है, तो यहाँ से अगर ज़्यादा करंट सप्लाई दोगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। नहीं, टॉर्क बढ़ने से क्या होता है, टॉर्क स्पीड नहीं होता है, टॉर्क मतलब स्टार्टिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये देखो जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टॉर्क लीनियरली राइज कर रहा है, ठीक है। स्लोप यहाँ पे क्या आएगा, K' पॉजिटिव, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका ये एक्चुअली रिवर्स कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ अगर तुम मैकेनिकल लोड बढ़ा रहे हो मोटर पे, ठीक है, मोटर का शाफ्ट है, शाफ्ट पे एक लोड लगा हुआ है और घूम रहा है, तुमने लोड को बढ़ा दिया, मान लो एक डंबल था अब दूसरा डंबल डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, मैकेनिकल लोड बढ़ा इसलिए आर्मेचर करंट भी बढ़ जाएगा। मतलब ये टर्म सोर्स से जो करंट ले रहा था उसको इंक्रीज़ कर दिया, ज़्यादा करंट लेने लगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद आता है ओमेगा एम वर्सेस IA। ओमेगा एम क्या होता है, स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड वर्सेस आर्मेचर करंट। अब देखो ये जो था ये कांस्टेंट RPM पे था, मतलब हम मान लिए कि अगर हम लोड बढ़ा रहे हैं तो मशीन का RPM चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि वो उस लोड को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा करंट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या रिलेशन आया, दैट इज़ EMF का इक्वेशन ये है, इससे तुम यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ देखो करंट, आर्मेचर करंट के बढ़ने से स्पीड घटेगा, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा ग्राफ पहले देख लो, ये करंट बढ़ा रहे हैं और इस करंट पे देखो इतना EMF इतना RPM है, ठीक है। और करंट और बढ़ा आर्मेचर करंट तो RPM घट गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम मैकेनिकल लोड मोटर पे बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड घटेगा, ठीक है। और स्पीड घटने के साथ साथ आर्मेचर करंट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होके क्या आएगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होने से फिर तुम्हारा यहाँ पे पहुँच जाएंगे। आर्मेचर करंट इंक्रीज़ होगा तो तुम्हारा टॉर्क बढ़ेगा, और टॉर्क बढ़ेगा तो फिर RPM भी रेटेड RPM तक चला जाएगा, ठीक है। ऐसे काम करता है, समझ गए ना। इसमें क्या चीज़ हो रहा है कि अगर मान लो रनिंग पे लोड को हम बढ़ा दिए तो क्या होगा, तो शुरू में RPM घटेगा, ठीक है। देखो लोड को बढ़ाए तो RPM घट रहा है, और RPM के घटने से करंट बढ़ रहा है। कौन सा करंट, आर्मेचर करंट। ये आर्मेचर करंट बढ़ेगा और इस बढ़ने से तुम्हारा टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ने से क्या होगा कि RPM फिर बढ़ने लगेगा बाद में, ठीक है। मतलब बेसिकली मशीन उस लोड को स्टेबल फिर अपना स्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा। फिर आता है तुम्हारा ओमेगा एम वर्सेस टॉर्क। ओमेगा एम दैट इज़ स्पीड एंड टॉर्क का क्या रिलेशन होता है, तो देखो ये फॉर्मूला है, टॉर्क के बढ़ने से स्पीड घटता है, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे टॉर्क का रिलेशन था, यहाँ पे स्पीड का रिलेशन है। ये देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ये तुम्हारा नेगेटिव स्लोप बता रहा है, ये तुम्हारा टॉर्क का ग्राफ है। टॉर्क जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो स्पीड घट रहा है, ठीक ना। टॉर्क अगर बढ़ाते जाएंगे, कौन सा टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क यहाँ पे कैसे आ रहा है, तो भाई करंट जो सप्लाई से जो करंट लिए थे वो फ्लक्स कटिंग करने के सप्लाई से जो करंट लिए थे वही करंट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप किया था, ठीक ना। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक ना, तो RPM क्या होगा, घटेगा। ये भी तुम्हारा रिवर्स कॉन्सेप्ट ही है। कहने का मतलब रनिंग पे तुमने लोड को मान लो बढ़ा दिया, मोटर रन कर रहा है, लोड को बढ़ा दिया,
लोड को बढ़ा देने से क्या होगा, उसका आरपीएम डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और आरपीएम के डिक्रीज़ करने से टॉर्क बढ़ेगा, और इस बढ़ते हुए टॉर्क से क्या होगा, ज़्यादा करंट से डिमांड करेगा सप्लाई से, और फिर अपना आरपीएम को बढ़ा लेगा मोटर, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि सिंपल क्वेश्चन है। चलो।